Students, please respond. Don't act like dumb peoples. Say yes or no, please. Saloni, Kajal, Priyanka, Vidhi, Jyoti, Deepa, anyone? यस मैम आ रही है आवाज। तो प्लीज आप लोग को इतना आंसर यस और नो बोलने में इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? Why can't you say yes or no? I am asking past 5 minutes continuously कि समझ आया या फिर यहाँ प्लीज रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन था उसमें फिजिकल पॉइजन आप लोगों को समझ में आ गया था? मतलब क्लास अचानक से कट गई थी ना, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि फिजिकल पॉइजन हो गया था क्लियर? यस मैम। हाँ, उसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक हुआ था क्लियर? मैम फिजिकल तक ही हो पाया था। अच्छा, फिजिकल तक ही हुआ था ना, ठीक है फाइन, यस दैट्स मैम। व्हाट आई वाज आस्किंग। तो प्लीज हाँ ना यस नो इतना आंसर दे दिया करो, ठीक है? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। तो जो सेकेंड वन है दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन बेसिकली क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन इज अ टॉक्सिकेंट जो कि क्या ब्रेक करता है? सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को, किसी भी इंसेक्ट के सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को ब्रेक करता है। किस तरह से ब्रेक करता है? उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा किसी भी इंसेक्ट के अंदर। उसके बाद उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो सेलुलर प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बनना डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। तो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? आर्सेनिकल कंपाउंड। जितने भी आर्सेनिकल कंपाउंड्स है ना, जो आपने कल हमने देखा कौन से थे? लेड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, ठीक है? ये सारे जितने भी आर्सेनेट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होते हैं। कल हमने देखा, मतलब एग्जांपल्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैल्शियम आर्सेनेट का एग्जांपल दिया था। लेड आर्सेनेट आल्सो वर्क्स एज एन इंसेक्टिसाइड। तो ये सब क्या होते हैं? जो भी ये आर्सेनेट कैटेगरी में आते हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं? ये बेसिकली इंसेक्ट के अंदर प्रोटीन, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके क्या करते हैं? सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट या पेस्ट विल डाई, ठीक है? प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एग्जांपल है arsenical compounds. All the arsenical compounds will come under this category, that is silicon, calcium arsenate, lead arsenate. You can write down these examples, okay? Next one is respiratory poison. Third, respiratory poison, जिसमें कि क्या होगा? रेस्पिरेटरी, सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है? जो भी केमिकल इसमें, जो रेस्पिरेटरी पॉइजन में जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है वो बेसिकली क्या करता है? इंसेक्ट के या पेस्ट के सेलुलर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देता है और क्या क्रिएट करता है? हाइड्रोजन साइनाइड क्रिएट करता है, ठीक है? और उसकी वजह से इंसेक्ट विल अगेन और पेस्ट विल डाई। एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट कैटेगरी, आई गेस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट यस इज मैम। नर्व पॉइजन। अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन ही चल रहा है हमारा, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन,
ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस में ही चल रहा है। अभी हम 4th नंबर में है, नर्व पॉइजन्स। नर्व पॉइजन्स में बेसिकली जो भी केमिकल्स होंगे, इसमें बेसिकली कौन से केमिकल्स आते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेरस आता है, कार्बामेट्स आते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स आर द एग्जांपल ऑफ नर्व पॉइजन। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे इंसेक्ट में एसिटाइल कोलिन जो है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, उनके नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है एंड फाइनली दे आर किल्ड। So nerve poison attacks or blocks the acetylcholine. Next category is chitin inhibitor. CHITIN inhibitors. Basically chitin क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है जो कि किस चीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसेक्ट में जो भी एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब आप इंसेक्ट में हमेशा क्या देखोगे, उनके बॉडी के ऊपर एक कवर होता है। मक्खी को देखो, मतलब जो हमको आईज से दिख सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप मक्खी भी देखो या कॉकरोच देखो या किसी भी तरह का इंसेक्ट देखो, बग देखो, कुछ भी देखो, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक स्केलेटन, मतलब ऊपर का जो उसका सरफेस होता है, जो ऊपर से दिखता है, वो थोड़ा टफ टाइप का होता है, राइट? वो थोड़ा हार्ड होता है। तो ये बेसिकली जो ये सरफेस होता है ना, वो चिटिन होता है, ठीक है। वो सरफेस चिटिन का बना होता है। चिटिन बेसिकली क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक्सोस्केलेटन बनाने के काम आता है, ठीक है। जो बाहर का कवरिंग होता है ना, उनके ऊपर का जो बाहर का कवर होता है, उसको बनाने के काम आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, चिटिन इनहिबिटर, इट इंटरफेयर्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ चिटिन ड्यू टू विच नॉर्मल मोल्डिंग एंड डेवलपमेंट इज डिस्ट्रक्टेड। तो बेसिकली ये अगर बाहर का कवरिंग को डिस्ट्रक्ट कर देगा, तो बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, उसका वर्क ही ये होता है कि वो इंसेक्ट को या पेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो उसका प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, तो वो उसका क्या हो जाएगा फिर, इस वजह से वो क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल है वो है बिप्रोफेजिन, BUPROFEZIN, and next one is novelurone, NOVALURON. If you want to write down, you can write down, otherwise इस क्लास के बाद, आज हमारा ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक कंपाइल्ड पूरा ही 3rd यूनिट का पूरा एक साथ में नोट्स दे दूंगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जनरल पॉइजन, ठीक है। जो 3rd क्लासिफिकेशन का लास्ट है, जनरल पॉइजन। compounds, general poisons are compounds which include neurotoxic symptoms after some period and do not belong to the above category. तो ये क्या मतलब जो जनरल पॉइजन होता है, वो बेसिकली कौन से सिम्टम्स शो करते हैं इंसेक्ट में? न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस सिम्टम्स शो करते हैं, बट ये नर्व पॉइजन में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जनरल पॉइजन में रखा हुआ है। इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है? जनरल पॉइजन की कैटेगरी में रखा है। तो एग्जाम्पल में ये आता है टैक्सोफेन और क्लोडेन, CHLORDANE, क्लोडेन और टैक्सोफेन, नहीं टॉक्सेफेन, TOXAPHENE, टॉक्सेफिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 3rd क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। अब हम जाएंगे 4th कैटेगरी की तरफ। मतलब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now we will move towards the 4th classification which is based on toxicity. तो ये जो क्लासिफिकेशन है 4th नंबर, इट्स जस्ट दैट कि आपको इसमें ज्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। इसमें क्या होता है, देखो, कुछ पॉइजन एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, कुछ हाईली टॉक्सिक होते हैं, कुछ मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं, कुछ लेस टॉक्सिक होते हैं। और यू कैन से कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं, सम आर मॉडरेटली टॉक्सिक, सम आर हाईली टॉक्सिक एंड सम आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो इसका जो कैटेगरी होता है ना, ये मतलब जितने भी हमने पढ़ लिया अभी तक,
या फिर एक और क्लासिफिकेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके उन सब के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होता है इसका क्लासिफिकेशन। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा उसमें अगर आप इंसेक्टिसाइड परचेज करने जाओगे, ठीक है, ये समझने वाला है ये क्लासिफिकेशन जस्ट, कि अगर आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड परचेज करने जाते हो तो आप अगर उसके पैकेट में कहीं रेड कलर का साइन है, ओके, ऐसे ट्राइंगल फॉर्म में बना होगा, नो नॉट ट्राइंगल, सॉरी, डायगोनल फॉर्म में बना होगा, ठीक है, डायगोनल बना होता है, ठीक है, उसमें अगर रेड मार्क है, रेड कलर है, तो वो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है, और उसका जो टॉक्सिसिटी है ना वो इक्वल टू पॉइजन है, इक्वल टू पॉइजन है। इवन गलती से अगर इंसान उसका इस्तेमाल मतलब गलती से भी हो जाए तो भी दैट इज टॉक्सिक एंड पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो और फॉर एनिमल्स आल्सो। जैसे कभी डॉग या फिर कोई हमारे पेट्स हैं, उसको भी अगर उसने भी कंज्यूम कर लिया गलती से, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पॉइजन। नेक्स्ट वन इज हाईली टॉक्सिक। इसमें आपको कौन सा कलर दिखेगा? येलो। जो हाईली टॉक्सिक, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगी वो रेड कलर का होगा, एंड दैट एक्सट्रीमली टॉक्सिक and insecticides are equivalent to poison. Their toxicity is equivalent to poison. Next category is highly toxic. इसका जो resemblance sign होगा वो होगा येलो कलर, जो डायगोनल स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसे आप हम अगर बिस्किट या बेकरी का कोई भी आइटम लेते हैं या फिर कोई ऐसा आइटम लेते हैं जिसमें कि चांसेस होते हैं कि एग एग भी हो, तो उसमें भी साइन होता है ना, जैसे अगर वेजिटेरियन है, राइट, तो उसमें ग्रीन कलर का साइन होता है राउंड में, राउंड शेप में, है ना। और अगर एग है किसी बिस्किट में या फिर किसी बेकरी के आइटम में एग डला हुआ है तो उसमें रेड कलर का साइन होता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी साइन होता है, उसमें राउंड में होगा, इसमें डायगोनल शेप में होगा, ठीक है, डायगोनल शेप में होगा, और आपको वो कलर से पता चल जाएगा कि ये कितना पॉइजनस है। तो सेकेंड इज हाईली टॉक्सिक। इसका कलर ऑफ इंडिकेशन होगा, इंडिकेटिंग कलर विल बी येलो, एंड दिस आल्सो वर्क एज its toxicity is also equivalent to poison. Okay. Third one is moderately toxic, and its resemblance sign will be blue, and it is dangerous. Not as dangerous as poison, but it is dangerous. Okay. Last one is less toxic, and its resemblance sign will be green, and toxicity will be, कि toxicity का significant क्या होगा कि इसमें कॉशियस रहना है, मतलब आपको संभल के यूज करना है, संभल के इस्तेमाल करना है, ठीक है, मतलब इसका कंजम्पशन या फिर गलती से अगर किसी पेट ने कंज्यूम कर लिया या घर में कोई छोटा बच्चा है, तो ये पॉइजनस नहीं होगा, इट इज नॉट एज पॉइजनस एज द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीमली टॉक्सिक और हाईली टॉक्सिक, बट इट कैन कॉज सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंजरी, ठीक है, किसी तरह का इंजरी, या फिर जल सकता है, या फिर अगर आंख में चला गया या फिर इनहेल कर लिया तो किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, बट पॉइजनस नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसका लेस, अगर ग्रीन कलर का साइन है तो आपको कॉशियस का साइन होता है, ब्लू है तो डेंजर, येलो है तो पॉइजन है, एंड रेड कलर है तो हाईली पॉइजनस। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो जो ये हम बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी जो देख रहे हैं ना, वो बेसिकली आप सारे जितने भी हमने पढ़ लिया है उन सब के ऊपर इसका साइन के बेसिस में इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो आपको कलर के हिसाब से समझना है, जो डायगोनल शेप में जो कलर है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। रेड है तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, येलो है तो हाईली टॉक्सिक है, ब्लू है तो मॉडरेटली टॉक्सिक है, एंड इफ देयर इज द साइन ऑफ ग्रीन देन इट इज लेस टॉक्सिक। तो आई गेस इतना क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था समझने के लिए। लास्ट वन
is now the last classification, fifth classification, that is it is based on stage specificity. Based on stage specificity मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसेक्ट का या पेस्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट? लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा भी एक लाइफ साइकिल है. मदर के वूम्ब में है तो फीटस है, देन इन्फेंट है, देन टॉडलर है, देन प्री स्कूल है, देन स्कूल गोइंग. यू नो, वी आल्सो हैव स्टेजेस ऑफ लाइफ, एडल्टहुड, टीनेज, एडल्टहुड, है ना, ओल्ड एज. तो हमारा भी स्टेजेस ऑफ लाइफ है. उसी तरह इस जो ये कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है वो बेस्ड ऑन है स्टेज ऑफ स्पेसिफिसिटी, कि कौन से स्टेज में, इंसेक्ट के कौन से स्टेज में ये वर्क करेगा. फाइन. तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज ओविसाइट्स, सेकेंड इज लार्विसाइट्स, थर्ड इज पपीसाइट्स, and the fourth one is adulticides. You can, I hope you are getting some sort of idea just by listening its name. That is, first is ovicides. तो ये क्या kill करेगा? A substance that kills egg, especially the egg of the insect. Okay, तो ये egg को kill करता है. Second is larvicides. Now the larvicides will kill the larva of the insect. जब उस लार्वा के स्टेज में होगा तो larvicide will work. Okay, and third is pupicides. तो ये PUPICIDES ये इसका स्पेलिंग है, ठीक है. तो ये कौन से, जब लार्वा के बाद में क्या बनता है? फर्स्ट तो एग होता है, देन लार्वा बनता है, देन प्यूपा बनता है, ठीक है, PUPA. तो ये प्यूपा के स्टेज में वर्क करता है. फाइन. जैसे कि आप और कोई एग्जांपल तो मुझे अभी इतना सिग्निफिकेंट मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ बटरफ्लाई का ले लो आप. ऑल्दो हम बटरफ्लाई को किल करने के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये जो स्टेजेस है उसके लिए बता रही हूँ. तो जैसे ओविसाइड क्या है, एग स्टेज हो गया उसका, फिर उसके बाद वो क्या बनता है? लार्वा बनता है, राइट? वो एक कवर के अंदर रहता है लार्वा. फिर उसके बाद क्या बनता है? वो कैटरपिलर बन जाता है. जब तो दैट इज कैटरपिलर इज पपी प्यूपा स्टेज, राइट? एंड जब बटरफ्लाई बन जाता है तो वो कौन से स्टेज में आ जाता है? अपने एडल्ट स्टेज में आ जाता है. तो आप इसी से somehow you can correlate this with insects लाइफ साइकिल also. तो जो ओविसाइड्स होगा वो इंसेक्ट के एग को किल करेगा, लार्विसाइड लार्वा को किल करेगा, प्यूपिसाइड प्यूपा के स्टेज में किल करेगा, एंड एडल्टिसाइड जब इंसेक्ट अपने एडल्ट फॉर्म में है, देन इट विल वर्क. ओके, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ आपका इंसेक्टिसाइड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है. दैट इज और थर्ड यूनिट. क्योंकि क्या है, इंसेक्टिसाइड, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये यूनिट था हमारा, है ना. तो ये आपका कंप्लीट हो गया है. यस. तो अगर आपको इस यूनिट में कहीं पे भी कोई डाउट है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ लीजिए. वैसे तो ये यूनिट बहुत इजी है और बहुत छोटा यूनिट भी है. तो इसका नोट्स मैं आपको इस क्लास के बाद 10-15 मिनट्स में दे दूंगी. जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके 10-15 मिनट्स के बाद मैं दे दूंगी आपको. और अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी.
हमने एंटीसेप्टिक पढ़ लिया, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक एंटीसेप्टिक पढ़ा, and what antiseptic does? These are the agents which inhibit the growth of microorganism. ये microorganism की growth को inhibit करता है. Disinfectants are agents which destroy the microorganism which are capable of producing disease. डिसइंफेक्टेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, बट स्पोर्स उसके किल नहीं होते हैं, राइट? उसके जो एग होते हैं वो किल नहीं होते हैं, तो मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक को सेम chemical can act as a antiseptic as well as a disinfectant. If you are using the same chemical in a diluted form, it will work as an antiseptic, and if you are working or using the same chemical in a concentrated form, it can work as an disinfectant. ठीक है, तो बहुत सारे जो सेम स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है, मतलब मेरे कुछ मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो इसलिए दिक्कत हो गई थी। ओके, ठीक है।
अच्छा, तो इसके बाद जो सब्सटेंस विच इज अ डिसइंफेक्टेंट इन हायर कंसंट्रेशन मे बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब जो ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया कि जो सब्सटेंस हम एंटीसेप्टिक के लिए लोअर कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, सेम सब्सटेंस को अगर हम हायर कंसंट्रेशन में ले तो लॉट ऑफ केमिकल कंपोजिशन वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट आल्सो ऑन द सेम with the same composition. Disinfectant can be divided into two types. You can categorize disinfectant into two types. That is, first one is environmental disinfectant and next one is antiseptic. Or environmental disinfectants are those disinfectants which can work against non-living objects. Okay, all the instruments and yes, basically all the instruments which we are disinfecting in our surrounding or in our hospital for their disinfectant, which is used environmental disinfectant, and antiseptics are used on the living organism, that is on the skin surface or on the mucous membrane. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब हमने इनके एजेंट्स में आ गए थे हम, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह ये सारे थे रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हेलोजेंस, क्लेंजिंग एजेंट्स, कोल टार डेरिवेटिव्स एंड अदर्स, ये दोनों, ये सारे ही अगर आपको एंटीसेप्टिक आया तो भी आपने लिखना है। अगर 5 मार्क्स में अगर आपको सपोज करो लिख दिया कि एंटीसेप्टिक को एक्सप्लेन करो, तो ये सारे आप एंटीसेप्टिक में भी डालोगे और डिसइंफेक्टेंट में भी डालोगे। बट जस्ट आप उससे पहले, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आया एंटीसेप्टिक आ गया, ठीक है, तो आप एंटीसेप्टिक को डिस्क्राइब करोगे, मतलब उसका डिफाइन करोगे, सॉरी। देन आफ्टर दैट आप ये लाइन लिखोगे कि a substance which is disinfected in higher concentration may be used as an antiseptic in lower concentration. फिर उसके बाद आप आ जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, हेलोजेंस, क्लेंजिंग एजेंट्स, ये सब में आ जाओगे। अगर डिसइंफेक्टेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है 5 मार्क्स में, तो आप डिसइंफेक्टेंट का डेफिनेशन लिखोगे। देन आफ्टर दैट आप सेम लाइन लिखोगे कि जो डिसइंफेक्टेंट्स अगर सब्सटेंस जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज होंगे वो डिसइंफेक्टेंट है, और एंटीसेप्टिक जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यूज हो रहा है, सेम सब्सटेंस, वो एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में आता है। ये चीज, ये लाइन आपने मेंशन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नोट में भी आपको ये लिख दूंगी कि नोट लिख दूंगी इसमें मैं, ठीक है, इस लाइन के आगे मैं नोट लिख दूंगी। तो ये लाइन आपने कुछ भी, अगर एंटीसेप्टिक आ रहा है या डिसइंफेक्टेंट आ रहा है, ये लिखने के बाद आप इसमें जाओगे, जो इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ये सब आ रहा है ना इसमें, तब आप इसमें जाओगे। ये लाइन आपको मेंशन करना है इस सेंटेंस को, आई मीन, फाइन। तो ये हमने सारे एजेंट्स देख लिए, एजेंट्स भी आप लोगों को क्लियर है। फिर हम पहुंच गए इंसेक्टिसाइड में। तो इंसेक्टिसाइड बेसिकली क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि आइदर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हो या फिर डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज कर सकते हो, और इसका जो मेन पर्पस होता है इंसेक्ट को किल करना, रिपेल करना, और या फिर उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करना, राइट। तो प्रॉपर्टीज देखिए हमने कि क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, क्या होगा। फर्स्ट वन इज जो ये टारगेटेड ऑब्जेक्ट या टारगेटेड स्पेसिस को ही किल करना चाहिए, उसके अदर देन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है कि जो टारगेट स्पीसीज है इंसेक्टिसाइड या पेस्ट, इंसेक्ट या पेस्ट है, उसको ही किल करना है, अदर एनिमल्स को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ये प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उसका फोटोटॉक्सिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्लोरोफिल को उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फाइन। ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ओके। और मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड किस फॉर्म में होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जिसको कि हमको उसको डाइल्यूट करके यूज करना होता है। और until and unless अगर उसमें लिखा हुआ है कि रेडी टू यूज अगर लिखा हुआ है, तो आप फिर उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट डाइल्यूटिंग इट। यू कैन यूज when the instruction is given or when there is written that the substance is ready to use, okay। अब हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसके 5 क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, थर्ड इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, fourth is based on toxicity, fifth one is
बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी। बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन कौन सा है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होगा? हमको केमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं, केमिकल से डिराइव होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो कि नेचुरल फॉर्म से डिराइव होते हैं, लाइक इंसेक्ट से डिराइव होंगे, एनिमल से डिराइव होंगे, प्लांट से डिराइव होगा, ऐसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। तो ये जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस में किस किस से होगा? कौन सा टाइप है इसमें? सब क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? कॉन्टेक्ट पॉइजन, स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेट्स एंड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। तो कॉन्टेक्ट पॉइजन में क्या होता है? जैसे ही पेस्टिसाइड इंसेक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा, इंसेक्ट को किल कर देगा। सेकेंड वन क्या था? स्टमक पॉइजन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसर्ट होकर के उसमें क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई भी पॉइजन क्रिएट करके तब इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा था? कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट। डीडीटी का फुल फॉर्म मैंने पूछा था, क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं पूछूंगी। डीडीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट कल पूछा था ना कि इसका फुल फॉर्म सबने बताना है। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल टेम्परेचर में आते ही या फिर अपनी पैकेजिंग से बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएंगे? वॉलेटाइल फॉर्म में आ जाते हैं या फिर फ्यूम फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। और ये कौन से होते हैं? एल्युमिनियम फॉस्फेट, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं? केमिकल्स दैट आर केपेबल ऑफ मूविंग थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। ठीक है। उसके वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाएगा और उसके अंदर के भी जो प्लांट के अंदर लगा हुआ इंसेक्ट होता है ना, उसको भी मार देता है, क्योंकि ये कैसे क्या करता है? ये उसके वेस्कुलर सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। थर्ड मोड ऑफ एक्शन, थर्ड क्लासिफिकेशन इज मोड ऑन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। तो उसमें 6 कैटेगरीज है। फिजिकल पॉइजन में क्या होता है? ब्रिंग अबाउट द किल ऑफ इंसेक्ट बाय एक्सर्टिंग अ फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट के थ्रू किल करता है। जैसे कि हमने बोला कि कहीं पे ऑयल डाल दिया, है ना, तो कैरोसिन, पेट्रोल। तो इसमें बेसिकली कौन से ऑयल यूज होते हैं? हैवी ऑयल यूज होते हैं और टार ऑयल्स यूज होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है कि उसके सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को डिसरप्ट करता है। जो इंसेक्टिसाइड होगा वो इंसेक्ट के सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को डिसरप्ट करेगा। कैसे डिसरप्ट करेगा? उसके प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रक्ट करके, प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटोप्लाज्म, और उसकी वजह से क्या होगा? इंसेक्ट या पेस्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, किल हो जाएगा वो, नॉट डेथ, द टर्म विल बी किल, द इंसेक्ट और पेस्ट विल बी किल्ड। थर्ड इज रेस्पिरेटरी पॉइजन। तो ये क्या कर रहा है? सेलुलर ब्लॉक कर देता है, इंसेक्ट के सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। जैसे उसकी वजह से इंसेक्ट में क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है? हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस होने लग जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फर्दर द इंसेक्ट और द पेस्ट विल बी किल्ड। नर्व पॉइजन में क्या करता है? वो एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसके नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है एंड फर्दर द इंसेक्ट विल बी किल्ड। चिटिन इनहिबिटर में क्या होता है? ये जो एक्सोस्केलेटन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है इंसेक्ट के, और उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट इज डिसरप्टेड। जनरल पॉइजन में क्या आ जाता है? ये बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक होता है बट डजंट कम अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज। ये वैसे तो न्यूरोटॉक्सिक है बट ये किसी अबव कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी दे दी है, दैट इज जनरल कैटेगरी। तो ये न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट में एंड दैट लीड टू द डेथ ऑफ दैट किल्स द इंसेक्ट। और इसका एग्जांपल क्या है? टोक्सेफिन एंड क्लोरोडेन। ठीक है। फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के बेसिस में एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा वो रेड कलर का होगा, इंडिकेट होगा। हाईली टॉक्सिक येलो, मॉडरेटली टॉक्सिक ब्लू एंड लेस टॉक्सिक ग्रीन कलर का। ठीक है। रेड कलर है तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लीथल है, मतलब येलो टॉक्सिक, येलो कलर है अगर पैकेट के बाहर या फिर कंटेनर के बाहर येलो है, कलर का सिंबल है डायगोनल शेप में, तो वो पॉइजनस है। अगर ब्लू कलर का शेप है तो डेंजरस है, ग्रीन कलर है तो आपको कॉशियस रहना है। यू हैव टू बी कॉशियस, यू कांट
left that product in front of the children. That can lead any sort of damage. वो damage कर सकता है but lethal नहीं है, ठीक है. Fifth classification based on the stage specificity. Ovocytes first is, then is larvicides, then pupicides and adulticides. Ovocytes egg को kill करेगा, larvicide larva kill करेगा, pupicide pupa kill करेगा, and adulticide जब adult form में insect आ जाएगा उसको kill कर देगा. This is all about your third unit. ये आपका पूरा third unit है. अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी doubt है, you can ask me now. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी. अभी आप मुझे पूछ सकते हैं. मैम क्लियर है. ठीक है, ओके. तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है. ओके मैम. मैम बट सेकंड यूनिट जो मतलब है कीमोथेरेपी, उसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि एंटी स्केबीज है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी एंटी फंगल मैंने हेलमिंथिक. आपको नोट्स दिया था, वो मैं पक्का आपको रिवाइज कराऊंगी. एक मैंने 29 को मेरी 2 क्लास थी, यस तो जो मैम. सेकंड 315 वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको एंटी फंगल का नोट्स दिया हाँ है, यस मैम, वो तो ठीक होगा. है. Yes, ma'am. वो आप देख सकते हो. अगर नहीं भी देख रहे हो तो इट्स कोई बात नहीं, मैं आपका उसका क्लास जरूर लूंगी, ठीक है. क्योंकि इसके बाद ये थर्ड यूनिट हो गया ना, अब मैं फिर से सेकंड यूनिट में ही आऊंगी आपके. यस तो मैम. फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एंटी वायरल ड्रग्स में जाएंगे, फाइन. या फिर एंटी फंगल जो भी रहता है ना, हम वो कंप्लीट करते जाएंगे. मैम हमारे पास जो बुक है उसमें एंटी अमेबिक ड्रग्स नहीं है, सिर्फ एंटी हेलमिंथिक है. ओके 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 ओके, ठीक है. तुम्हारे पास जो बुक है उसमें एंटी वायरल ड्रग्स है, यस मैम है. तो उसका मुझे क्लिप क्लिप भेज दोगे. उसका पिक्चर अच्छे से क्लियर पिक्चर क्लिक करके भेजना, क्योंकि यस मेरे मैम. बुक में एंटी वायरल ड्रग्स नहीं है, ठीक है. एंटी ओके. हेलमिंथिक्स में एक सेकंड मैं देखती हूँ. लेट मी चेक फर्स्ट. एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन मेरे इसमें है, बट जैसे ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है. जैसे मेबेंडाजोल है, तो ड्रग इन चॉइस इन कौन कौन से में दिया जाता है, मतलब किसमें, विप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म ऐसे में दिया जाता है, ठीक है, ये मेलबेंडाजोल को. और अदर यूजेस क्या है, तो वो दिया टैप टैप वॉर्म में भी दे सकते हैं. और डोज मतलब इस तरह से दिया हुआ है, इसका एक कॉलम टाइप का बना हुआ है, उस फॉर्म में दिया है इसको. जैसे बाकी सारे ड्रग्स जो एक्सप्लेन किया वैसे नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो फाइन. मतलब ये पढ़ने के लिए तो अच्छा ही है, शॉर्ट और भी कंसाइज फॉर्म में इजी वे में दिया हुआ है. इसका मतलब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब नहीं दिया है. हाँ, बेसिकली सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं दिया है, और डोज भी दिया हुआ है. हाँ, अदर यूजेस भी दिया हुआ है. एडवर्स एडवर्स एक्शन भी नहीं दिया है, एडवर्स रिएक्शन भी नहीं दिया है इसका. तो ये भी मतलब है, ये मेरे बुक में है. एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है. और कौन कौन सा है, मैम और एंटी कौन सा स्केबीज. एंटी हेलमिंथिक्स पढ़ना है हमने, एंटी फंगल स्केबीज. पढ़ना है हमने. एंटी वायरल प्लीज मुझे सेंड कर देना आप लोग, कोई भी ओके मुझे मैम. सेंड कर देना पिक्चर, मगर क्लियर पिक्चर लेना, ठीक है, ताकि यस मैं मैम. उसमें से नोट्स प्रिपेयर कर सकूँ या खुद मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, उस हिसाब का भेजना है. और कौन सा रहता है, कहा आपने, मैम एंटी स्केबीज. एंटी स्केबीज. एंटी स्केबीज दैट दैट वी विल डील लेटर, क्योंकि एंटी स्केबीज आई गेस मेरे उसमें भी नहीं है. मैम क्योंकि ना एंटी मैं अगर ऑनलाइन, कैंसर. देखो प्रॉब्लम ये है, मैं आपको जो कंटेंट है वो ऑनलाइन से भी दे सकती हूँ, बट ऑनलाइन में ना बहुत ज्यादा है. जरूरत नहीं है हमको, उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उतना हम हमारे लिए जरूरी नहीं है उतना दिया हुआ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है. तो वो हमको जरूरत ही नहीं है, तो उतना फालतू का पढ़ के भी फायदा नहीं है. तो एंटी स्केबीज जो जैसे एक आधी टॉपिक अगर रह गया ना,
तो वो हम क्या करेंगे, जिस दिन मैं कॉलेज जाऊंगी, अभी मेरा अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, उसके बाद मैं कॉलेज जाना शुरू करूंगी, तो मैं वहां से बुक निकाल के नोट्स, जिस बुक में मुझे मिल गया वहां से मैं नोट्स प्रिपेयर करके फिर तुम लोगों को वो क्लास ले लूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो कंटेंट मिल रहा है, पर ऑनलाइन इज सो वास्ट एंड इट्स वेरी अननेसेसरी फॉर नर्सिंग पीपल। तो उसके लिए जरूरत भी नहीं है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसलिए इसके नोट्स जितने कंसाइज हो, जितने शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको जो बुक में है ना उससे भी, उसको भी काट काट के थोड़ा और कंसाइज कर दो, थोड़ा और कंसाइज करके अपने नोटबुक में नोट्स बना के रखो, तो वो बहुत ईजी होगा तुम लोगों के लिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा होगा एंटी मलेरियल ड्रग्स का। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वो एंटी फंगल का लेंगे, फिर उसके बाद मैं एंटी वायरल का क्लास लूंगी, क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग्स के नोट्स मेरे पास रेडी है। एंटी फंगल के नोट्स मैंने दिए थे, उससे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बुक से पढ़ाऊंगी। और एंटी वायरल उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो मुझे तुम लोग आज मुझे सेंड कर देना, तो फिर मैं उसका नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम एंटी वायरल लेंगे, ठीक है। यस मैम। मैम एंटी अमेबिक प्लीज आप सेंड कर देना, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, अच्छा, एंटी, बट वो हो चुका है। हाँ ये हो गया है, ठीक है ठीक है, ये मैं यस। सेंड कर दूंगी। तो मैं बुक से ओके। ही सेंड कर दूं, मैंने बुक से पढ़ाया था ये, मैंने खुद नोट्स नहीं बनाए थे। ओके या तो फिर मैम, मैं नोट्स वो बना हम के दे दूंगी, कर। कोई बात नहीं, थोड़ा और कंसाइज करके मैं नोट्स बना के तुमको दे दूंगी, नो नो इशू। ज्यादा ओके। इसका ज्यादा वास्ट नहीं है ये। फाइन फाइन, ये भी कर लेंगे। बस तुम लोग ना, जैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे रिमाइंड कराते रहो। कभी कभार यस ऐसा मैम। होता है ना, कुछ चीजें मेरे बुक में नहीं है, कुछ चीजें जैसे तुम्हारे बुक में एक आधी टॉपिक छूट गया, वैसे मेरे बुक में भी छूट गया। तो फिर, और कई बार मेरे दिमाग से खुद भी स्किप हो जाती है चीजें, तो बस मुझे रिमाइंड करा देना। जब तक हमारा पूरा A to Z पूरा जितना मेरे पोर्शन में आ रहा है, मतलब मेरे पोर्शन में 3 यूनिट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नो नो नो, सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये 3 यूनिट जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा क्लास। मैं पूरा कंप्लीट करा के, अपना पोर्शन में पूरा कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगी, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, बस मुझे रिमाइंड करा देना, जैसे कि अगर कहीं छूट गया तो मुझे बता देना। ओके मैम। अभी फिलहाल आपका इंसेक्टिसाइड हो चुका है आज का, आपका अटेंडेंस भी हो गया है। तो फॉर टुडेज क्लास दिस मच इज फाइन आई गेस। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी एंटी मलेरियल ड्रग। ओके ओके मैम। ओके, चलो फाइन। और मुझे प्लीज नोट्स भेज देना एंटी वायरल ड्रग्स के, क्योंकि मैं अभी से अगर स्टार्ट करूंगी नोट्स बनाना तो एक दो दिन में थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बन जाएंगे मेरे, फिर लास्ट में मैं ये क्लास ले लूंगी तुम लोगों की, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो बाय। थैंक यू मैम।